तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात क्या करेंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CCS BA BSc BCom जर्नल अवेयरनेस का पेपर। ठीक है, ये पेपर नहीं मतलब ये मॉडल सेट पेपर है। आप जर्नल अवेयरनेस ना पढ़ के ये जो मॉडल पेपर्स मैं करा रहा हूँ या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं से भी बुक ले लीजिए, कुछ भी मॉडल सेट पेपर्स ही कर लीजिए या पेपर्स कर लीजिए, बस उतना ही सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये है मॉडल सेट नंबर पहला। ठीक है, आगे सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और एक्चुअल में है 32,87,000 और 263। ठीक है, कितना? इतना है। ठीक है, इतना एक्चुअल में है, लेकिन अभी ऑप्शन में हमारे पास इतना दे रखा था तो हमने इसलिए 33 लाख कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा पर है। तो भारत की पश्चिमी सीमा पर क्या है? तो कौन सा देश आता है भारत की पश्चिमी सीमा पर? श्रीलंका, ईरान, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान आता है। आगे, तेलंगाना राज्य की प्रमुख भाषा है। तो तेलंगाना राज्य की प्रमुख भाषा क्या है? तेलंगाना राज्य की प्रमुख भाषा है तेलुगु। क्या? तेलुगु। ऑब्वियसली तेलुगु ही होनी चाहिए और तेलुगु ही है। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री, तो ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस प्रदेश में है? तो प्रदेश से मतलब प्रदेश मतलब राज्य, हमारे इंडिया के राज्य में एक लैंसडाउन पर्वतीय नगर है, वो कहाँ है? तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है। ये एक तरीके का मतलब सिटी है, शहर है, मतलब एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बसाई गई सिटी है। उत्तराखंड में वैसे ज़्यादातर पहाड़ होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची नगर कौन सा है? तो लीची नगर किसे कहा जाता है? तो लीची नगर कहा जाता है देहरादून को। किसको? देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में, लेकिन अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। क्या रख दिया गया है? इसका नाम पोर्ट, इसका नाम बदल के रख दिया है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, क्या? दीनदयाल पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है इसको बदल के नाम इसका। ठीक है, अभी मैं जरा सारे पेन्स की सेटिंग कर लूँ, पतले पिन पे कर देता हूँ, वो भी मोटे पिन पे हो रखी हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान के आरंभिक बोल। तो भारतीय राष्ट्रीय गान के आरंभिक बोल है जन गण मन। ठीक है, हर पीरियड के बाद होती है, सबसे एंड में होती है। ठीक है, आगे, प्रथम वो पंचवर्षीय योजना की अवधि कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब हुई थी? ये हुई थी 1951 टू 1956। जब इसके अध्यक्ष थे कौन? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे जब इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि हुई थी। ठीक है, कब? 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, आगे 10th क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश है। आगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य में। कहाँ? साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में। ठीक है, और जो अब की बार जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में मिला था वो मिला था अकितम अच्युतम नंबूतरी को। किसको? अकितम अच्युतम नंबूतरी। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, क्या है? AKKI। ओहो सट, ये सेटिंग कर रखी है इसकी एक। ठीक है,
कितम अच्युतन, ठीक, आगे इधर लिख देता हूँ नंबो 3, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ 3, THIRI, ठीक है। अक्कितन अच्युतन नंबूतरी, ठीक है, ये है किसको मिला था, इनको मिला था क्या, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, इनको मिला था अभी जो हाल ही में मिला है, ठीक है, जो हाल ही में मिला है वो इनको मिला था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, सबको पता होगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, किससे, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगे तो प्रथम भारत रत्न मिला, तो प्रथम भारत रत्न किसको मिला था, प्रथम भारत रत्न मिला था तीन जनों को मिला था, किसको, 3 को मिला था, लेकिन अभी ऑप्शन में, और वो 3 कौन कौन थे वो बता देता हूं मैं। पहले थे एस राधाकृष्ण, क्या, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, और थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, क्या, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये 2 तो थे ही थे, और एक और थे वो थे क्या, सीवी रमन, क्या, सीवी रमन, ठीक है। इन 3 को मिला था प्रथम भारत रत्न, ठीक है। अभी ऑप्शन में ये 2 दे रखे हैं, क्या, ये 2 दे रखे हैं, बट तो ऑप्शन में दे रखे हैं ये 2, तो अभी इनमें से आपको लगाना कौन सा, जब अगर ये सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी आ जाता है तो आपको लगाना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी आपको लगाना है। इन 3 को मिला था किसको, सीवी रमन को मिला था, एक मिनट, सीवी रमन को मिला था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, ठीक है, किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सर्कल मुझसे अच्छे से नहीं बन पा रहा है, पहली बार मैं पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है, और मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है, इसको चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इन 3 को मिला था, ठीक है। और अगर इन 2 ऑप्शंस में से अगर चक्रवर्ती राजगोपालचारी पहले आ जाता है ऑप्शन में तो आपको ये ही टिक करना है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बढ़ते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भारत रत्न कब मिला, को, ठीक है, क्या ये को, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, तो इनको भारत रत्न कब मिला था, इनको भारत रत्न मिला था 2001 में, कब, 2001 में। बिस्मिल्लाह खां वो हैं जो शहनाई बजाया करते थे, क्या, शहनाई, ठीक है। आगे 15वां क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, इनको प्राप्त हुआ था चिकित्सा विज्ञान में, किसमें, चिकित्सा विज्ञान में हुआ था, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज करी थी। जेनेटिक कोड जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसिस होता है, आपको समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखो, डॉक्टर, अगर डॉक्टर लगा हुआ है सबसे पहले तो हरगोविंद सिंह जहाँ भी आ जाए तो कहाँ, डॉक्टर हरगोविंद सिंह, तो वो चिकित्सा, क्योंकि डॉक्टर है तो भाई चिकित्सा, मतलब डॉक्टर है, चिकित्सा से रिलेटेड होगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, डॉक्टर हरगोविंद सिंह चिकित्सा विज्ञान को मिला था, ठीक है। खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, किसमें, नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा विज्ञान में, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक विजेता साक्षी मलिक को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया, तो कौन सा पुरस्कार दिया था भारत सरकार ने इनको, दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था 2016 में, ठीक है, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था, खेल रत्न, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2016 किसने प्राप्त किया, तो किसने प्राप्त हुआ था, ये था किसने, सुभा मुदगल ने, क्या, सुभा मुदगल ने, सुभा मुदगल, ठीक है, सुभा मुदगल ने। आगे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ठीक है, याद रखना, सुभा मुदगल ने, ठीक है, मुदगल। आगे
18 क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोचिस को। किसको? कोचिस को, जो हमें मतलब ट्रेन करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? कोचिस को दिया जाता है जो हमें ट्रेन करते हैं। ठीक है, किसको? खेल पर प्रशिक्षक, क्या? खेल प्रशिक्षक। ठीक है, जो हमें खेल खेलना सिखाता है, तैयारी करवाता है हमारी, द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य इंपॉर्टेंट के तौर पे लगा लो 100% है, 100% ही कह सकता हूँ, बट 99% कह सकता हूँ कि आएगा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन पेपर से करके चले आओगे तो 75% मार्क्स तो ऐसे ही गेन कर लोगे, ओनली ऐसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं। 19, राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 5 लाख। कितनी? 5 लाख धनराशि दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे 20वां क्वेश्चन है, अरुंधति राय की किस कृति को मानवुकार पुरस्कार मिला था? तो अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय की किस कृति को मानवुकर पुरस्कार मिला? तो किसको मिला था? वो व्हाइट टाइगर को ना मिलके किसको मिला था? अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को मिला था। मैंने गलती से व्हाइट टाइगर लगा दिया, लेकिन वो व्हाइट टाइगर नहीं, वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। ठीक है, किसको मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए ओ हुम। क्या? ए ओ हुम। ठीक है, ए ओ ह्यूम लगा लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट के तौर पे लगाते जा रहा हूँ उनको करते जाओ। और आगे वाले पेज पे भी जो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और उससे बस क्षेत्रफल वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने इससे पहले भी मैं एक वीडियो करा चुका हूँ, मतलब एक पेपर करा चुका हूँ, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और जो जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन भी इस क्वेश्चंस में आ रहे हैं। तो ये मान के चलिए अगर इस वाले पेपर में ये क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन में भी ये वाले पेपर हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो मानो कि आगे वाले क्वेश्चंस में भी पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे चले। तो जितना हो सके उतने मॉडल टेस्ट पेपर्स करते जाओ। बस आगे, इस साल को तो मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पे लगा दिया था। ठीक है, आगे 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1999। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर सब मतलब जो क्रांतिकारी थे वो पीसफुली मतलब बहुत शांति से धरना कर रहे थे, उनको जलियांवाले बाग के अंदर जाके जनरल डायर ने ऑर्डर देके सबको वहीं पे मरवा दिया था। ठीक है, कब हुआ था ये हत्याकांड? ये हुआ था 13 अप्रैल 1999। ठीक है, आगे तो 23 है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। क्या? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी भारतीय गणतंत्र की स्थापना। ओके, आगे 24वां क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, बहुत महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो मंगल पांडे ने दिया था मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को इंपॉर्टेंट पे लगा लो टिक। ठीक है, और ऊपर भी इंपॉर्टेंट है शायद, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है टिक। जिन जिन पे स्टार मार्क्स करता जा रहा हूँ उनको 100% करके जाना। ठीक है, इनको लिख लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे पेन चुनते हैं, ये लो। हाँ, तो 25वां क्वेश्चन है, सोजे वतन। क्या? सोजे वतन के लेखक कौन है? तो सोजे वतन एक स्टोरी है जो लिखी थी प्रेमचंद ने। ठीक है, एक स्टोरी है जो लिखी थी प्रेमचंद ने
उसके लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद है। इसमें इन्होंने लिखा था इस स्टोरी में कि अपने मतलब देश की इन्होंने अपनी दिखाया था कि हमारा देश इस टाइम किस कठिनाइयों से गुजर रहा है, कैसे कैसे हमारे देश में गरीबी है, ठीक है। तो अगर हो सके ना तो पता है पुरानी इन सब स्टोरीज को पढ़ के देखा करो, इन स्टोरीज को पुरानी वाली पढ़ के देखा करो, तब पता चलेगा हमारा भारत जो है कहाँ से उठ के कहाँ आया है, ठीक है, कहाँ से उठ के कहाँ आया है। तो इन स्टोरीज को पढ़ने की कोशिश करा करो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रेड पेन चुन लिया, थोड़े ऊपर हो जाते हैं आप थोड़े से। रेड पेन आगे। 26वां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? बीजेपी है भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहाँ बनाई है मूर्ति? वो बनाई है गुजरात में। तो भैया गुजरात में ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ? गुजरात में इनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। ओके आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बेगम हजरत महल कहाँ का नाम किस स्थान से जुड़ा है? तो स्थान से जुड़ा है मतलब कि कहाँ पर है ये बेगम हजरत महल, कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये महल है आपका लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में है बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। और इस वाले क्वेश्चन को सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लो, इसको भी भूल जाता हूं मैं, इंपॉर्टेंट करवा मतलब बोलना, ठीक है। आगे 28वां क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के संस्थापक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया के संस्थापक कौन थे? ये भी एक कहानी है ही, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो थे लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय थे। इन क्वेश्चंस को मैं कहूं तो इनको लिख लो, ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे तो आगे चले तो ठीक है। 29 है, देश बंधु किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु जो वर्ड ये यूज हुआ था, तो ये किसके लिए यूज हुआ था? ये यूज हुआ था चित्तरंजन दास के लिए। क्या? चित्तरंजन दास के लिए। किसके लिए? चित्तरंजन दास के लिए वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। तो ये वर्ड जो देश बंधु है ये चित्तरंजन दास के लिए यूज हुआ था, ठीक है। मतलब चित्तरंजन दास को ही देश बंधु कहा जाता है, ठीक है, लिख लीजिए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिए, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। 29, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज्य शब्द, ठीक है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज्य इसका जो था मतलब सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था किसने? स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है, स्वामी दयानंद ने। आगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ते रहिए, ये है बस, ठीक है, पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट जो होगा, जो इंपॉर्टेंट बहुत होगा उसको मैं तुरंत ही लगा दूंगा उसको टिक, ठीक है। अब मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो मानवाधिकारों, ठीक है, मानवाधिकारों के लिए क्या सबसे ज़्यादा, मानव अधिकारियों जागरूकता के लिए क्या सबसे ज़्यादा अधिकार करता? कानून नहीं है, शिक्षा सबसे ज़्यादा है। क्या? शिक्षा है जो सबसे ज़्यादा है। अगर शिक्षा है तो मानव अधिकार को आप जान पाओगे कैसे। मानव अधिकार के लिए जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, सब तभी तो पता कर पाओगे, तभी तो जागरूक होगे तुम। अगर आपको पता ही नहीं है कि आर्टिकल में हमारे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, आप कहीं जाओगे किसी से बोलोगे, अगर किसी ने आपने पुलिस वाले ने आपके ऊपर कोई धारा लगाई है तो आप उससे पूछोगे ये भाई किस नाम से धारा लगाई है। अगर ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगा तो बहुत अच्छा होगा ना। तो इसीलिए शिक्षा मेन है, ठीक है, मानव अधिकारों के लिए, ठीक है। आगे 23 क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के क्या ये सार्वभौम घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हैं? मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं? ये हैं 30 धाराएं हैं। कितनी हैं? 30 धाराएं हैं, ठीक है। मेरी इंग्लिश मतलब मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी तंग है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, हल्का फुल्का वर्ड्स में मैं मिस्टेक खा जाता हूँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं, क्योंकि मैं CBSE से मैंने अपनी जो भी है कंप्लीट की है, ठीक है, तो हमेशा ज़्यादातर इंग्लिश ही मेरी मेन रही है।
तो इसलिए थोड़ा बहुत अटक जाता हूँ, ठीक है, हिंदी में। मेन फोकस करिए आप किस पे, पढ़ाई पे, ठीक है, जो जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है। आगे ऊपर तो पेन 33वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कहाँ पे है बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे लगा दो और इसको कमेंट में बताना। क्या? कमेंट में बताना इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका मुख्यालय कमेंट में बता दो कि कहाँ है, ठीक है। और कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि भाई पता नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं थोड़ा कमेंट को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बहुत मतलब जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं चाहता हूँ कि यार आप कमेंट भी करो, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राष्ट्र मतलब कहाँ पे है तो बता देना, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका जहाँ पे मेरा ये चल रहा है वहीं पे है, ठीक है। चलो बता ही दे दो, छोड़ो क्या कमेंट करोगे। न्यूयॉर्क में है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में है, कहाँ? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, ठीक है, न्यूयॉर्क में। आगे आगे और क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं, उनको बताना। तो क्वेश्चन 34, यूनेस्को किससे संबंधित है, ठीक है। क्या? यूनेस्को किससे संबंधित है? यूनेस्को क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को, UNESCO, ठीक है। क्या है? UNE और क्या है? SCO, क्या है? यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को क्या है, किससे संबंधित है? तो यूनेस्को किससे संबंधित है? तो यूनेस्को जब यहाँ पे आ जाए ना, तो यहाँ पे बस देखना, दो वर्ड देखना बस, कितने? दो। एक तो एस देखना, ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान। तो बस जहां तुम्हें साइंस दिख जाए वही टिक मार देना, ठीक है। ये रहा विज्ञान, साइंस दिख गया, विज्ञान। तो यूनेस्को है विज्ञान एवं संस्कृति से, संस्कृति मतलब कल्चर, सी से कल्चर, ठीक है। SC तो संस्कृति मतलब कल्चर और विज्ञान मतलब साइंस, ठीक है। तो SC विज्ञान संस्कृति, ठीक है। यूनेस्को किससे संबंधित है? विज्ञान एवं संस्कृति से, ठीक है। आगे 35वां क्वेश्चन है, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं लिया, ठीक है। 35वां, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अल्पसंख्यक कौन सा है? अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कौन सा है ये? नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एक्ट। क्या? नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था 1992 में। कब? 1992 में पास हुआ था, ठीक है। 1992 में पास हुआ था ये। आगे 36वां है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। विश्व मतलब वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। आगे 37वां क्वेश्चन है, बाल कल्याण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो बाल कल्याण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ। क्या? यूनिसेफ है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, पिछले वाले पेपर में भी था, इसमें भी है। जो जो क्वेश्चंस मैं टिक करा रहा हूँ ना, वो पिछले वाले पेपर में भी थे और इसमें भी है, इसलिए मैं टिक करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं वैसे ही कह दूंगा, ठीक है। तो यूनिसेफ, क्या? यूनिसेफ है जो बाल कल्याण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। आगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैग में। कहाँ? हैग में। हैग मतलब हैग मान लो, ठीक है, हैग में, नीदरलैंड। कहाँ पे है? नीदरलैंड में हैग। कहाँ? नीदरलैंड में हैग, नीदर और लैंड, ठीक है, नीदरलैंड में हैग, ठीक है, नीदरलैंड में हैग में। ओके, आगे
थोड़ा इसे काट देता हूँ, ये जो आसान सा लगे। ठीक है, आगे ऊपर करता हूँ। चलो एक पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सतरंगी ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये करता है राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इसको ले लेते हैं इस कलर में। ठीक है, आगे 40। तो 40 है, यूनाइटेड नेशन का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच का परिणाम था? तो यूनाइटेड नेशन यूएन का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच का परिणाम था? तो किस राष्ट्रपति की सोच का परिणाम था? ये था रूजवेल्ट की। किसकी? रूजवेल्ट। ठीक है, किसके? ये आर है, ये रा है, और ये ऊ है, और ये जा, और ये वाह है। ठीक है, क्या है ये? वाह है, ये रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट 41। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है, तो किस पर लागू होता है? ये उपभोक्ता संरक्षण नियम ये होता है सामान्य खरीद अपने लिए, मतलब सामान्य जब हम सामान खरीदते हैं तो वो ये अधिनियम है, ये सरकार ने हमारे लिए बनाया कि हमारे साथ कोई कोई घोटाला ना कर सके। तो किस चीज पे होता है ये? निजी क्षेत्र में भी होता है, सरकारी क्षेत्र में भी होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, तो किस में होता है? उपरोक्त सभी, क्या लाल ले लेते हैं, उपरोक्त सभी में। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अब तक कितनी संशोधन हो चुके हैं? तो कितने संशोधन हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। कितने? 3 हो चुके हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करा दो, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, अभी बोर हो रहे होगे। आगे 43, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। ठीक है, आगे पेन चेंज करते हैं थोड़ा, इसकी जगह हरा ले लेता हूं। मैंने शायद हरा यूज नहीं किया, आई थिंक नहीं हरा है, ऑरेंज लेते हैं। ओके, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये थे पीएन भगवती। क्या? पीएन भगवती। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बस ऐसे ही देख लीजिए कि अब जब पेपर में आएगा तो एकदम तुरंत आपकी नजर पड़ जाएगी, तो आप कर तो दोगे इसे। ठीक है, आगे तो आगे वाला क्वेश्चन है 45। ठीक है, क्या 45? तो 45 क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता फॉर्म का सदस्य बनने रहने हेतु आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है आयु सीमा? आयु सीमा है 65। कितनी? 65। ओके, आगे भारत में बाट तथा माप, ठीक है, बाट तथा माप मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, वेट एंड माप मतलब मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1976 में। कब? 1976 में लागू हुआ था ये, कि जिससे माप तथा मेजरमेंट मतलब कि कोई वही चीज घोटाला ना हो पाए। मतलब वेट है, इसका मतलब है बाट मतलब वेट। हम कुछ भी चीज लेने जाते हैं तो तोल वोल करते हैं, तो इसके तहत हम किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, हाँ भाई इसने हमारे साथ ऐसे किया। और मेजरमेंट में भी कि हाँ भाई इसने हमारे साथ ऐसा किया, तो हम अपने बाट तथा माप मानक अधिनियम के चलते इसको हम सजा दिलवाने चाहते हैं। ठीक है, आगे 47, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रकृति है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रकृति है, तो क्या प्रकृति है इसकी? इसकी प्रकृति है क्या? ये श्रुति प्रदायात्मक। ठीक है,
इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने में नहीं आ रहा है मेरे इतनी ज़्यादा ही। तो इसको इंग्लिश में जो बोलता है वो बोलता है डैमेजेबल, ठीक है, मतलब कोई धोखा ना दे सके हमें, क्या धोखा ना दे सके, इसलिए ये उपभोग संरक्षण अधिनियम की प्रकृति है। कि प्रकृति क्या है कि धोखा, मतलब कोई धोखा ना दे सके हमें, ठीक है। आगे 48, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो उसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ओके, लखनऊ में है ऊपर। तो चीट फंड अधिनियम कब लागू हुआ? तो चीट फंड अधिनियम कब लागू हुआ था? ये होता 1982 में, ठीक है, 1982 में, नोट कर लीजिए 1982 में। ओके, आगे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? संसद के द्वारा। क्या? संसद के द्वारा किया जाता है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। आगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यालय वो कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। क्या? विक्रम साराभाई, इसके थे विक्रम साराभाई। ओके, विक्रम साराभाई। आगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन है इनके अध्यक्ष? इनके हैं शेखर बसु। क्या? शेखर बसु। शेखर बसु से कब? शेखर बसु थे कब? 2018 में। क्या? शेखर बसु थे 2018 में। और जो अब नए हैं वो कौन है? वो हैं, अब अगर क्वेश्चन में आता है ना तो आई थिंक न्यू का ही पूछेगा, ठीक है, वो न्यू पूछेगा ना कि ओल्ड पूछेगा। और ओल्ड पूछता है 2018 में तो शेख बसु हैं, ठीक है, मतलब 2018 तक थे, 18 तक थे। अब 18 के बाद इनके बाद किसको जोड़, इनको लाया गया, किनको लाया गया? इनको लाया गया कमलेश नीलखंड व्यास को। क्या? तो इनको लाया गया कमलेश, आगे नीलकंठ व्यास को। क्या? कमलेश नीलखंड व्यास को 2018 में, ठीक है, 2018 में लाया गया था, ठीक है। शेखर बसु को हटा के कमलेश नीलखंड व्यास को लाया गया, ठीक है। आगे अब है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन किसने बनाया था? फाउंटेन पेन बनाया था लेविस वाटरमैन ने। किसने? लेविस वाटरमैन। वाटरमैन याद रखिए, याद हो जाएगा वाटरमैन, ठीक है। लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन बनाया। फाउंटेन पेन कुछ देखा होगा आपने, इस तरीके का होता है, ऐसे रहता है, चोंच आगे से ऐसे रहती है और ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरीके का पेन होता है वो फाउंटेन पेन, ठीक है। तो उसके आविष्कारक कौन थे? वो थे लेविस वाटरमैन, ठीक है, लेविस वाटरमैन थे, ठीक है। आगे आगे निर्भय मिसाइल किसने बनाई? निर्भय मिसाइल किसने बनाई? तो निर्भय मिसाइल बनाई थी डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने बनाई थी निर्भय मिसाइल, ठीक है। आगे एड्स का वायरस किससे होता है? ये होता है एचआईवी से। किससे? एचआईवी से, सबको पता होगा एचआईवी से होता है, ठीक है, एचआईवी से होता है एड्स का वायरस, ठीक है। आगे 56 रेवा क्या है? तो रेवा क्या है? रेवा एक कार का नाम है। किसका? रेवा एक कार का नाम है जो एसयूवी बनाने वाली कंपनी है ना। एसयूवी कौन बनाता है? कंपनी का नाम क्या है एसयूवी बनाने वाली? वो कंपनी है महिंद्रा। क्या? महिंद्रा कंपनी है, उसने एक रेवा कार बनाई है जो बैटरी वाली कार है, ठीक है। रेवा क्या है? तो ये एक बैटरी वाली कार है, बैटरी से चलने वाली कार। क्या? बैटरी से चलने वाली कार है, महिंद्रा ने बनाई है, जो एसयूवी कंपनी, ठीक है, मतलब महिंद्रा कंपनी है जो एसयूवी कार बनाती है, उसने एक रेवा कार, तो उसने बैटरी से चलने वाली कार का क्या नाम रखा है? रेवा। क्या? रेवा नाम रखा है कार का, बैटरी से चलने वाली जो कार है उसका कार का नाम रखा है रेवा, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा साफ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आगे
तो 57 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब? 1942 में। ठीक है, आगे पॉलीग्राफ क्या है? तो पॉलीग्राफ एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ठीक है, पता नहीं पकड़ती है या नहीं पकड़ती। पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि पिछली वीडियो में भी वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, आया था तो इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, पॉलीग्राफ एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ठीक है, आगे मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? इसका करा जाता है न्यूरोलॉजी में। किसमें? न्यूरोलॉजी में किया जाता है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का। क्या? तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी में किया जाता है। क्या? न्यूरोलॉजी में। किसमें? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। ओके, आगे न्यूरोलॉजी में किया जाता है। आगे क्या है? हाँ, चौथा भावकीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो चौथा, ठीक है, फोर्थ भावकीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2016 को। क्या? 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2016। आगे विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। विश्व है तो अंतरराष्ट्रीय ही होगी, इंटरनेशनल। अगर विश्व है तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? वो है इंडियन रेलवे। ठीक है, पूरे भारत में इंडियन रेलवे फैली हुई है और सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ा, सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, इंडियन रेलवे है। ठीक है, इंडियन रेलवे। आगे 63 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी रहेगी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी रहेगी। 1 मिनट ऊपर कर देता हूं उसे, रेड पेन लेते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय जारी रहेगी कब तक? मार्च 2017 तक। ठीक है, आई थिंक ये पेपर 2016 का है। मॉडल टेस्ट पेपर जो है, मॉडल टेस्ट पेपर है, ये 2016 का है। तभी इसमें ज़्यादातर 2016 के पेपर्स पूछे, 2016 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बैटरी लो होगी मेरी लैपटॉप की थोड़ी, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, आगे और जो ये तो 12वीं है। ठीक है, कौन सी है? ये तो है 12वीं पंचवर्षीय। और जो 13वीं पंचवर्षीय योजना होगी वो कब से कब तक होगी? वो 17 से लेके कब तक होगी? वो होगी 17 से लेके 22 तक। कब से? क्वेश्चन नंबर 64। क्या? 64 आर्थिक नियोजन सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन सूची का विषय है, क्या है? समवर्ती सूची। क्या? समवत्रित सूची। ठीक है, आगे 65 भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था? किसकी सरकार में? वो था नरसिम्हा सरकार। क्या? नरसिम्हा सरकार। ठीक है, नरसिम्हा सरकार। आगे 65 अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रित करता है। अंतरराष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित? वो करता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे चले। तो क्वेश्चन पेन चुन लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, 67 होंडा मोटर्स का नया नाम क्या है? तो होंडा मोटर्स का नया नाम है हीरो मोटोकॉर्प। क्या? हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, आगे 68
मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है अवैध धन पर निगरानी। क्या? अवैध धन पर निगरानी। मनी लॉन्ड्रिंग बिल, ठीक है, ये एक ऐसा बिल है जिसपे अवैध धन पर निगरानी रखी जाती है कि किस पे कितना पैसा अवैध है, मतलब है कितना पैसा गैर कानूनी है, अवैध है, ठीक है। आगे 69, जीएसटी का संबंध कौन से संविधान संशोधन विधेयक से है? क्या? विधेयक से है, ठीक है, संशोधन विधेयक से। तो ये किससे है? सबको पता होगा, नहीं पता तो कितना है? 122 है क्या? 122वें से, ठीक है। जीएसटी जो आपका, ठीक है, जीएसटी है वो किससे है? 122वें संविधान संशोधन से है, ठीक है। क्या? 122वें संविधान संशोधन से है, ठीक है, जीएसटी। ओके, आगे 67 वो 70, किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? ठीक है, तो वितरण, क्या? वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है सार्वजनिक वितरण, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। तो किस देश की है? वो है भारत की। किसकी? भारत की है, ठीक है, भारत की। ओके, आगे सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी, जनसंख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टार्ट हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना, नहीं देखोगे तो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 0 0 आगे के 2 2 है, सबको काट दो, काट दिया। 13 13 13 सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो 12 है, तो 12 तो ये तो हो ही नहीं सकती, कतई नहीं है। 13 100 भी नहीं, ये भी नहीं हो सकती, तो ये है, ठीक है। कौन सी है? ये, ठीक है, सबसे बड़ी, आसान सा ही है। ओके, आगे, ठीक है। तो क्या है ये? 12 15 18 21 24 का औसत बताइए। औसत मतलब एवरेज, क्या? एवरेज बताइए, क्या? एवरेज। तो इसको एवरेज निकालने के लिए बताइए क्या करना होगा आपको एवरेज के लिए। तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है औसत का। किसका? औसत का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर। क्या? टोटल नंबर, ठीक है। टोटल वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू है, ये इंग्लिश में बता रहा हूँ। इंग्लिश में भी चलो छोड़ो, हिंदी में बता देता हूँ, लेकिन ये हिंदी में भी समझ जाओगे। हिंदी में साफ सीधे बात तो ये है कि कितनी संख्या है ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 संख्या है, कितनी? 12 15 18 प्लस 21 प्लस 24, ठीक है, कितनी? 24, ठीक है। अगर औसत बताना है और संख्या दे रखी है तो सारी संख्याएं ऊपर लिख के अपॉन में जितनी संख्या है उससे डिवाइड मार दो। कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं ये, तो 5 से कर दो तुम इसे डिवाइड, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करके, बस क्या करना है, ऊपर को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके जो आ रहा है उसे यहाँ लिखो, ठीक है, और 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाए, ठीक है। आंसर कमेंट में बताना, कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। ओके, तरीका समझा दिया है। तरीका क्या है कि ऊपर की सारी औसत अगर निकालना है तो ऊपर की सारी जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख के कर दो, क्या? प्लस, ऐड कर दो, ठीक है। और अपॉन में कितनी संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 से डिवाइड मार दो, बस इनको प्लस करके जो आंसर आ रहा है, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसको 5 से डिवाइड मार दो, और जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया, ठीक है, औसत का, ठीक है। औसत का ये इसका आंसर मेरे को आप इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे तो प्रश्न चिन्ह की संख्या बताइए। तो संख्या प्लस करके है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए,
तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। कमेंट करके क्या बताना है इसका, ऐसे बताता हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन दूंगा जो आपका दिमाग लगेगा। कितना 90 40 आ रहा है। ठीक है, 9040 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे प्लस करना, तो यहाँ पे ऐसी क्या संख्या आ गई जो ये होगा, तो यहाँ पे ये संख्या है तब जाके ये तो ये बनेगा। तभी जाके तो ये 14,532 बनेगा। 14,532 तभी तो बनेगा जब यहाँ पे ये 940 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस वाली संख्या में से इसको कर दिया माइनस, मतलब घटा दिया। तो घटाने से जो वैल्यू आई, जो संख्या आई वो ये आई, तो मतलब आंसर ये ही है। ठीक है, आगे 74 बार। ठीक है, आगे सौरभ ने एक मोबाइल रुपए 8,200 में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य बताइए। तो 5% लाभ पर बेच दिया तो 8,200। ठीक है, 8,200 का 5% निकाल लीजिए कितना होता है। 8,200 का 5% कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 8,200 लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में 100, 5% निकालना है तो 5%, तो 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे कर दिया इसको। ठीक है, ये क्या हुआ, ये कितने से गया, ये आपका चला गया ये 5 बार में। ठीक है, 2 2 चौक 2 हो सेट यार, 2 चौक 8, 2 2 7 20। ठीक है, तो कितना आया 410 आया, और अपॉन में कितना आया 5। ठीक है, तो कितना आया 5 से 5 एक बार में कट गया, कितना बचा 410। कितना 410 बचा, 5 से एक बार में कट गया तो कितना बचा 410 बचा। अब 410 बचा है, मतलब 410 इसका आंसर आया है। ठीक है, अब 410 इसमें तो 410 कुछ है ही नहीं आंसर में, तो आपको करना क्या है 410 इसमें जोड़ देना है। किसमें, जो ये संख्या है 410 में जोड़ोगे तो आंसर बन जाएगा ये 8,610। तो 8,610 ये रहा। ठीक है, तो 8,610 ये रहा आंसर है इसका, 8,610। ओके, और अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, बहुत ही आसान भाषा में, तो वो ये है कि अगर 5% निकालना है तो जो भी है संख्या कितने पे निकालना है उसको यहाँ लिखो, 100 नीचे लिखो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5% इसका निकल जाएगा, जो आंसर आएगा उसको जो संख्या दे रखी है उसमें कर दो प्लस, मतलब जोड़ दो। तो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो 8,610 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर यही है। ठीक है, तो साफ सीधा बात तो यही है। परसेंट अगर निकालनी है तो, अगर परसेंट निकालनी तो संख्या में से 100 में से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे आगे 65। निम्न श्रृंखला में से लुप्त संख्या क्या है। तो निम्न श्रृंखला में से लुप्त संख्या क्या है, तो इसमें एक चीज देखिए 80 से 75। ठीक है, 80 से 75 कितना कम हो रहा है 5, है ना, और 75 से 65 कितना कम हो रहा है 10 कम हो रहा है। अब एक चीज हमें पता चल गई कि 5 10, अब आगे 15 होना चाहिए, तो आगे अगर हम 15 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ 50। ठीक है, अब एक चीज अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है आंसर, अब कंफर्म करने के लिए अब यहाँ पे कितने का गैप हुआ 15 का। ठीक है, अब आगे कितने का गैप होना चाहिए 20 का होना चाहिए, तो 50 में से 20 गए तो 30, और फिर कितने का होना चाहिए 25 का होना चाहिए। अब 25 में से 30 में से 25 गया तो 5, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। कितना आंसर है हमारा, बिल्कुल ठीक आंसर है 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 50 आंसर है इसका। ठीक है, 50। ओके, आगे येलो लेते हैं 76। ठीक है, 6 से विभक्त होने वाली संख्या बताइए। विभक्त मतलब डिवाइड होने वाली, भाग खाने वाली संख्या बताओ। तो 6 से भाग खाने वाली, तो कितने सबसे, ये तो इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सीधे कर करके देखना। इससे हो रही है तो ठीक, इससे हो रही है तो ठीक, इससे हो रही है तो ठीक, इससे हो रही है तो ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर है कितना 150। ठीक है, कितना है 150 आंसर है। ठीक है, 150। ठीक है, 150 आंसर है। क्यों, क्योंकि ये तो डिवाइड तो याद आता, सबको आता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। 6 दूनी 12, तो 12 में से कितना गया 3 बचा, तो 6 पंजे 30। ठीक है, 5 तो 25 बार में कट गया,
तो पूरा पूरा कट रहा है, तो 25 बार में कट रहा है, तो ये आंसर आएगा, क्योंकि पूरा विभक्त यही हो रहा है। वरना इसमें पॉइंट में आंसर आएगा, इसमें भी पॉइंट में आंसर आएगा, इसमें भी पॉइंट में आएगा, दशमलव में आंसर आएगा इन तीनों में, ठीक है। तो पूरा विभक्त ये हो रहा है 150, ठीक है। आगे आगे वाला क्वेश्चन 77, ठीक है। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी? तो क्या, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, ठीक है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है, 1 2 तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 87, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी? तो ये द्वितीय संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, इसमें कुछ चीज़ तो दे नहीं रखी है, यहाँ पे एक संख्या भी नहीं दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन टोटली गलत है, फुल ऑफ गलत है ये वाला। 87 दे रखा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है द्वितीय। एक बार दोबारा देखते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण नहीं, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो ए आंसर थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है, लेकिन समझा दूंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। आगे 78, ठीक है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। साइड हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल है, आगे इधर समझा देता हूं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है। वर्ग मतलब तुम्हारा स्क्वायर, ठीक है, बोला जाता है। विकर्ण मतलब डायामीटर, ठीक है। अब इसकी 5 मीटर तो दे रखी है इसकी लंबाई, ठीक है, 5 मीटर लंबाई दे रखी है। और विकर्ण मतलब डायामीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √2a। क्या? √2a फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब पहले निकालना है डायामीटर, ठीक है। डायामीटर दे रखा है, डायमीटर का फॉर्मूला ये होता है, हमको निकालनी पहले लेंथ, इसकी लेंथ निकालनी है हमें, इसकी लंबाई निकालनी पहले एक साइड की, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो डायमीटर ये दे रखा है, ठीक है। अब डायमीटर हमें कितना दे रखा है? विकर्ण 5 दे रखा है ना। कितना दे रखा है हमें विकर्ण? 1 मिनट। हाँ, हमें विकर्ण दे रखा है 5, ठीक है। ये रहा विकर्ण 5 दे रखा है। आगे विकर्ण हमें दे रखा है 5, ठीक है। अब आगे 5 दे रखा है। अब आगे तो 2a यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आगे अब हम √2a को यहाँ लेके जाएंगे, कहाँ? यहाँ। तो यहाँ लेके जाएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में है a के साथ, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 5/2 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई है अपनी 5/√2, ठीक है। 5/√2, ठीक है। अब इसका निकालना है विकर्ण का एरिया, ठीक है। अब क्या निकालना? मीटर की लंबाई। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है, एरिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला होता है a²। क्या? a²। अब a की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता चल गई थी कि a की वैल्यू है 5/√2, तो 5/√2 और का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हुआ। और √2 का स्क्वायर हुआ 2, ठीक है। √2 का स्क्वायर हुआ 2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 12.5 आंसर आता है। कितना? 12.5 आंसर आता है। तो इसका आंसर होगा 12.5, ठीक है। कितना? इसका आंसर है 12.5। ये रहा 12.5। समझ आ गया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। आगे 79, दीपांशु ने 820 में से 574 अंक प्राप्त किए। इसके प्राप्तकों का परसेंट बताइए, ठीक है। प्रतिशत बताइए, तो परसेंट बताइए। तो परसेंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। कितना? इतना दे रखा है और
इतने नंबर आए हैं तो परसेंट निकालनी है। तो भैया परसेंट के लिए हम परसेंट को बोल देते हैं 100, ठीक है, साफ सीधी बात। तो परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे आसान है 574 अपॉन 820 मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपको ये करना है, इसको बस अब सॉल्व कर दीजिए और ये आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल सही। एक मिनट, यार, हाँ, इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर पूरा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या है इसका? तो उसका आंसर जो होगा कमेंट में बताना सॉल्व करके किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पॉइंट स्टार मार्क कर देता हूँ इसको भी। इसका आंसर कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे अस्सी। आलू की मूल्य में 60% कमी आ जाने पर इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में कोई परिवर्तन ना हो? तो हमें कितना दे रखा है? 60% दे रखा है। कितना? 60% हमें दे रखा है कि मूल्य में 60% कमी आ जाने पर, तो कमी आई है। ठीक है, अब 60% आई है तो कितने में से आई है? 100% में से। तो परसेंट तो परसेंट तो 100 ही होता है, तो कितने में से आई है? 100 में से आई है। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं कहाँ पे करूँ? इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, कितनी? 60% है, तो 60% है तो कितने में से आई है? 100% में से। ठीक है, 100% में से आई है। ठीक है, अब और 100% में 60 गया तो कितना बचा? 40। कितना बचा? एक मिनट, कितना बचा? 40%। ठीक है, अब परसेंट से तो परसेंट यहाँ कट गया, मल्टीप्लाई बाय 100% में से आई है। ठीक है, कितने? 100% में से आई है। अब इसको सॉल्व कर लो, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 6 पंजे कितना? 6 पंजे कितना होता है? अब यहाँ पे कितना? अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 15। ठीक है, तो 15 ये रहा, तो 15 मतलब ये रहा, और 0 का 0 यहाँ लिख दो पूरा पीछे, तो कितना आया? 15 150। तो 150%, जो 100 के पीछे वाली परसेंट थी वो हमने यहाँ पे लगा दी परसेंट, और जो इन दो की परसेंट थी उसको हमने ऊपर नीचे काट दी। ठीक, आंसर आ गया इसका 150। ठीक है, आगे तो निम्न में से भीष्म विकल्प चुनिए। ठीक है, निम्न में से भीष्म विकल्प है जस्ता, लोहा, स्टील, तांबा। तांबा स्टील एक ही है और जस्ता भी एक ही है, तो स्टील अलग है। ठीक है, स्टील है अलग। ठीक है, आगे 82। एक पंक्ति में सोनिया का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो एक से लेके कितने? सोनिया का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो एक पंक्ति में सोनिया का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी? दोनों ओर से 5वां अंक है, तो 5वां है एक चीज यहाँ पे, तो 5वां है, तो 1 2 3 4, 5वां यहाँ से। अब पीछे से भी गिन लो, अब 5वां यहाँ से कर लो, एक तो ये हो ही गया, 6 7 8 9, तो मतलब 9। कितना? 9। तो कितनी लड़कियां होंगी टोटल? 9 लड़कियां होंगी, क्योंकि यहाँ से भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 5 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5वें पे ये आ रही है सोनिया, और 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका आंसर 9 है। ओके, आगे भाई बहन का संबंध कौन सा है? तो भाई बहन का संबंध कौन सा होता है? भाई बहन का संबंध होता है प्राथमिक। क्या? प्राथमिक। प्राथमिक। प्राथमिक क्यों होता है? क्योंकि मम्मी पापा के जस्ट नीचे ब्रदर सिस्टर आते हैं। क्यों? मम्मी पापा के जस्ट नीचे ब्रदर सिस्टर आते हैं ना, और उनके नीचे इनके बच्चे आएंगे। तो अगर पूछा जाता कि मम्मी पापा से इनके बच्चों का क्या संबंध है, तो ये क्या पूछा जाता? तो ये हो जाता द्वितीय। क्या?
द्वितीय हो जाता कि द्वितीय संबंध है, लेकिन अभी पहला संबंध है मम्मी पापा से डायरेक्ट, ठीक है। भाई बहन का पहला संबंध है, ठीक है। भाई बहन का संबंध कौन सा होता है? प्राथमिक, ठीक है। पहला संबंध है ये रहा। और यहाँ अगर हमारे बच्चों का जो ब्रदर सिस्टर के बच्चे होंगे, मम्मी पापा का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। आगे, रेलवे समय श्रेणी में 9 PM कैसे लिखेंगे? तो रेलवे श्रेणी में 9 बजे कैसे लिखेंगे? तो एक घड़ी है, 9 बज गए हैं, कितने? 9 PM कैसे लिखेंगे? तो 9 बजते यहाँ पे हैं, राइट। ये 12, ये 3, ये 6, ठीक है। अब आगे तो 9 कैसे लिखेंगे? तो 12 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा तो 12 घंटे का चलता है। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, तो 21 क्या 21 बजेंगे जब 9 बज रहे होंगे। तो रेलवे की घड़ी में 21 बज रहे होंगे जब 9 बज रहे होंगे, तो ठीक है। कितने? 21 बज रहे होंगे जब 9 बज रहे होंगे, ठीक है। मैं बहुत खिचड़ पिचड़ कर देता हूँ, मतलब पका देता हूँ पूरा समझाने के चक्कर में। ये पहली बार है मेरा ऐसा, मतलब पहली बार समझा रहा हूँ मैं इस तरीके से पेन टैबलेट पे, वरना मैं डायरेक्ट फ़ोन से करता था। तो 21 बजे, ठीक है। आगे अब तो टेलीफोन का संबंध बोलने से है, उसी प्रकार टेलीविज़न का संबंध किससे होगा? देखने से। किससे? देखने से होगा टेलीविज़न का संबंध, देखने से है। टेलीफोन का संबंध बोलने से है, तो टेलीविज़न का संबंध होगा देखने से। किससे? देखने से होगा, ठीक है। आगे, प्रथम शब्द युग्म के आधार पर दूसरे शब्द युग्म का अज्ञात शब्द बताइए। डॉक्टर, नर्स, जनता। तो 86 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे अभी डीजे बजने लगा था, बज गया दोबारा। ऐसे में पढ़ा देता हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ जाएगा। तो प्रथम शब्द युग्म के आधार पर दूसरे शब्द युग्म का अज्ञात शब्द बताइए। डॉक्टर, नर्स। डॉक्टर नर्स है, डॉक्टर नर्स, तो जनता क्या होगी? जनता क्या होगी? नेता। डॉक्टर से नर्स है तो जनता से नेता है ना। डॉक्टर से नर्स तो जनता से नेता, ठीक है। आगे चलो, ये डीजे चला गया। अब तो 87 है। बीता हुआ कल शनिवार था, आने वाला कल कौन सा होगा? तो बीता हुआ, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, तो बीता हुआ कल क्या था? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था, ठीक है। शुक्रवार था, ये रहा शुक्रवार, ठीक है। बीता हुआ शुक्रवार। अब आने वाला कल कौन सा होगा? शुक्र, शनि, बृहस्पति, मतलब रविवार। नहीं, शुक्र, शनि, रवि। शुक्र, शनि, रवि, तो क्या होगा इसका आंसर? रविवार, ठीक है। इसका आंसर होगा रविवार, ओके, रविवार होगा। बीता हुआ कल, मतलब अभी हम यहाँ खड़े तो बीता हुआ कल तो चला गया, तो वो पास्ट हो गया, तो एक दिन यहाँ। अब जो आने वाला कल है तो एक ही दिन यहाँ, तो हम मतलब इसका मतलब हम कहाँ खड़े हैं? हम शनिवार पे खड़े हैं। बीता हुआ कल है शुक्रवार और आने वाला कल है रविवार, ठीक है। तो रविवार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे इस चीज को हटा देता हूँ अभी। तो इसका आंसर क्या है? रविवार, ठीक है। आगे, बेमेल चुनिए। तो बेमेल चुनना है इनमें से आम, अमरूद, अनानास, आलू। तो आम, अमरूद और अनानास फल हैं, आलू एक खाद्य पदार्थ है लेकिन सब्जियों के लिए, ठीक है। तो आलू अलग है, ये बेमेल है। पेड़ के साथ सदैव होना आवश्यक है। तो पेड़ के साथ सदैव होना आवश्यक है। पेड़ कैसे जिंदा रह सकता है? पत्ती से तो है ही, लेकिन पत्ती से इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, ना ही टहनी ना ही फल। किससे? जड़ से। अगर पेड़ में जड़ी ही नहीं होगी तो पेड़ बड़ा कैसे होगा, जिंदा कैसे रहेगा? तो सबसे ज़्यादा सदैव आवश्यक है जड़। आवश्यक क्या है? जड़। जड़ है तो पेड़ पूरा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे, कुट भाषा में डियर को FGCT कोडित किया जाता है, तो READ को कैसे कोडित किया जाएगा? तो कैसे किया जाएगा? तो एक चीज देखिए, DEAR, ठीक है। एक मिनट, इसको छोटा छोटा लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया।
यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, DEAR, ठीक है। डियर को क्या बोला जा रहा है, FGCT, ठीक है। और पूछा जा रहा है रीड को क्या बोलेंगे, READ। अब एक चीज तुमने एक चीज नोटिस करी कि ये READ पूरा वर्ड इसमें आ रहा है, READ, ठीक है। तो डी से कौन सा शब्द बन रहा है, टी नहीं, टी नहीं, F बन रहा है डी से। क्यों, क्योंकि सबसे पहला वर्ड, एक मिनट, हाँ, डी से बन रहा है F, ई से बन रहा है G, ए से बन रहा है C, और टी से बन रहा है, वो R से बन रहा है T। तो रीड कैसे लिखेंगे, R से क्या बन रहा है T, तो हमने पहले T, E से क्या बन रहा है G, तो हमने G लिख दिया। अब A से क्या बन रहा है C लिख दिया। अब D से क्या बन रहा है F, ठीक है। तो अब देख लिए TGCF, कोई है TGCF, तो ये आंसर है, ठीक है, ये रहा TGCF, ठीक है। तो साफ सीधा आप मेल मिलाने की कोशिश करिएगा ये ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। एनालॉगी बोलते हैं इन क्वेश्चंस को, एनालॉगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेल मिलाने की कोशिश करिए। तो मेल हमें मिल गया कि डी से एफ बन रहा है, ई से ये बन रहा है, क्योंकि मेल हमें सबसे पहले यहीं पे मिल गया कि READ, ये पूरा READ, तो यही पूरा हेर फेर बदल के दो शब्द बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हें मैं सामने बस देख लिया, ठीक है, समझाया। आगे आगे का क्वेश्चन है, चाणक्य का नाम क्या था। तो चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। क्या, विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था। प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे, तो प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे, तो प्रथम जैन तीर्थकार थे, कौन थे, एक मिनट, 92 है। प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे, तो कौन थे वो, ऋषभदेव। क्या, ऋषभदेव, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो भैया मराठा शिवाजी। मराठा तो भाई शिवाजी थे, ठीक है, शिवाजी थे मराठा। तो मराठा अब भी महाराष्ट्र में शिवाजी के लिए सबसे ज्यादा वो होते हैं, मतलब रैली निकाली जाती है शिवाजी के लिए, ठीक है। आगे 94, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला के लेखक कौन थे, अमार सोनार बंगला, तो इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। एक स्टोरी है, बुक है, इसके क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर थे इसके लेखक, ठीक है। आगे शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर किसका है, शेख अब्दुल्ला। क्या, शेख अब्दुल्ला की। इस चीज को तो इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लेना। आगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कन्हैया। क्या, हीरालाल जे कन्हैया, हीरालाल जे कन्हैया। ढंग से पढ़ा नहीं था वो, मैंने गोला करने में रह गया था, ठीक है। आगे 97, क्रिकेट का द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 दिया गया, तो 2016 द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था, वो गया था राजकुमार शर्मा को। किसको, राजकुमार शर्मा को दिया गया था क्रिकेट का द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे 2021 में या फिर 2020 में किसको मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। ये 2016 का, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 2021 और 2020 का, ठीक है। आगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, तो वो कौन थी प्रथम महिला सदस्य, नीता अंबानी, ठीक है। नीता अंबानी, अंबानी की वाइफ, ठीक है, नीता अंबानी, ठीक है। इनकी IOC की प्रथम महिला थी, ठीक है, IOC, ठीक है। आगे आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, मणिपुर किसे कहा जाता है, तो आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है द्रौपदी मुर्मू को। किसको, द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। आगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के वर्तमान निदेशक कौन है, तो वर्तमान निदेशक कौन है, जब ये है 2016 का। क्या, 2016 का है ये, और 2021 का आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या, 2021 का आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2021 में वर्तमान निदेशक कौन थे? ठीक है, 2021 का आप कमेंट करके बताना। और ये भी क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार 21 और 22 किसको मिला था? ठीक है, 21 और 22 द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिला था? ठीक है, बताना जरूर। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ओके, आज की वीडियो बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।